कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास बीच में ही रुक जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जहाँ से रुकती है वहीं से ये शुरू हो रही है। हम लोगों ने पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता पर बात की हुई थी, इस आर्टिकल को देखा था। यहाँ भी आप देखिए एक छोटा सा कॉलम रहता है, संबंधों की उष्मा। ये मुट्ठी बंद करके एक घंटा भी गुजारना मुश्किल है, जबकि मुट्ठी खोलकर घंटे तो क्या दिन रात महीनों और सालों बड़ी आसानी से गुजारे जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने मन की मुट्ठी में स्वार्थ और अहंकार को बंद रखते हैं तो जीवन अपने लिए ही नहीं अपितु स्वयं से संबंधित सभी के लिए कष्टदायक हो जाता है। हमारे मन की विशेषता है कि रिश्तों को जोड़े बिना हमें चैन नहीं मिलता है, उन जुड़े हुए रिश्तों को तोड़े बगैर भी हम बेचैन रहते हैं। तोड़ने के लिए न जाने कैसे कैसे विचित्र कारण ढूंढ लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर पत्नी से संबंध बिगाड़ लेते हैं, समाज में थोड़ा मान कम हुआ तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, पुत्र में कोई गलती हुई हो गई तो तेज आवाज में कहा सुनी, मित्रों की ओर से अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई तो बोलचाल बंद। हम संबंध बनाते हैं घोड़े की गति से और बिगाड़ते हैं हिरन की चाल से। हमारी मति ही यह गति तय करती है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इन निशाने पर ईडी बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के समर्थकों ने जिस तरह हमला करने के साथ उसके वाहनों में तोड़फोड़ की है, वह इस केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ खुली अराजकता के साथ दुस्साहस का भी परिचायक है। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद करने वाले कितने बेखौफ थे, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए साथ की गई केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला बोल दिया और उनके हमले में ईडी के 2 अधिकारी और केंद्रीय बल के जवान भी घायल हुए। हमलावरों ने ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के वाहनों को जिस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, उससे यही पता चलता है कि वे पूरी तैयारी से थे। और इसी कारण आप देखिए ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। ईडी के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता के घर छापेमारी करने गए थे वह करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का करीबी है। यह ईडी अफसरों का यह कथन सही है कि तो गंभीर बात है। जब उन्होंने खुद पर हमले को लेकर उत्तर 24 परगना के पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। ईडी और सीबीआई बंगाल के कई मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मंत्री भी आरोपित हैं और हालांकि इनमें से कई मामलों की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है, लेकिन ममता सरकार का यही आरोप रहता कि केंद्रीय एजेंसियां उनके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही हैं। यदि उसे वास्तव में ऐसा ही लगता है तो फिर आप देखिए घपले घोटालों के बीच आरोपों से घिरे उनके नेताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों पर निर्भर रहना पड़े। बंगाल में उन्हें ऐसा ही करना पड़ रहा है। तमिलनाडु राज्य पुलिस की ओर से एक ईडी अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद इस केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर की सुरक्षा केंद्रीय बल के जवानों को सौंपनी पड़ी। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उक्त अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद तमिलनाडु पुलिस ईडी के दफ्तर में छापेमारी करने पहुंच गई थी और केंद्र सरकार को झारखंड में ईडी के एक अधिकारी को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। यह स्थिति संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। जिन भी दलों के नेता ईडी अथवा सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं वे यह रोना तो रोते हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बता पाते हैं कि उनके पैसे जैसे कई नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। और विपक्ष का देखिए एक आरोप ये भी रहता है कि आप हमारे ऊपर जांच एजेंसी कर रहे हैं। हर भ्रष्टाचारी विपक्ष का नेता क्यों होता है? आप सत्ता पक्ष में जो नेता हैं वो दूध के धुले हैं, या जो आप देखिए विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में चले जाते हैं उन पर सभी कार्रवाई बंद क्यों हो जाती है? तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और देखिए एक बात बता दूं हमेशा कि इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस के समय में हुआ और अभी भी आप देखते हैं कि जो 97% 95% मामले फर्जी पाए जाते हैं तो उसमें भी होता है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि हर मामले में इनका एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। असली दोषी कौन? कोई अवैध निर्माण कितना बड़ा खतरा बन सकता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की नाका क्षेत्र की घटना इसका बड़ा उदाहरण है। यह 2 व्यक्ति अपने ही 3 मंजिली घर में अवैध रूप से बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई कर रहा था। एक एक करके दोनों के मकान भरभरा कर ढर गए। यह तो अच्छा हुआ कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन किराए पर रह रहे एक परिवार की पूरी गृहस्थी नष्ट हो गई। घटना के आलोक में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि इसके लिए असली दोषी कौन? अवैध निर्माण करने वाले तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। छात्रों का मनोबल बढ़ाने की पहल। बोर्ड परीक्षाओं से पहले और उस दौरान बच्चों का टूटता बिखरता मन समाज और शिक्षा विभाग की साझी चिंता है। नई पीढ़ी के मन को दिशा और मस्तिष्क को समझ देने से जुड़ी चिंता का सबसे अहम पक्ष यह है कि परामर्श समय रहते मिले। ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई
द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सुविधाओं के प्रावधान की घोषणा की गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए सीबीआई यह सुविधा उपलब्ध करवा रही है। सीबीएसई की ज्ञात हो कि व्यवहारिक और सिद्धांत पत्रों के लिए परीक्षा कार्यक्रम आ चुके हैं। और आप देखिए 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होगी। बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर छात्र और अभिभावक किसी भी समय निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। सलाह सहयोग के माध्यम से परीक्षा की तनाव मुक्त तैयारी या समय प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर बातचीत की जा सकती है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ही नहीं, पहले और बाद में भी बच्चों के तनाव में घिरते मन को थामना आवश्यक होता है। यही कारण है कि परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थियों की मनस्थिति को थामने और उलझनों को सुनकर परामर्श देने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पॉडकास्ट भी सुने जा सकते हैं। ऐसे सभी इंतजाम बच्चों का मनोबल बनाए रखने से जुड़े हैं। साथ ही किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में बिना समय गवाए सही जानकारी भी उन पर तक पहुंच सकेगी। निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा के माध्यम से भी बच्चों के लिए स्थितियां सहज रखने का प्रयास किया जाएगा। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने के समय भी काउंसलिंग की सेवाएं शुरू की थी। और वस्तुतः किशोरावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और आप देखिए रचनात्मक पड़ाव होता है। जीवन को दिशा देने का बुनियाद बनाने की इस आयु वर्ग में थोड़ी सी दिशाहीनता भी जीवन को सदा के लिए भ्रमित कर देती है। परीक्षा से जुड़ा भय और उलझन जीवन से ही मोहभंग कर देता है। चिंतनीय है कि यह डर आत्महत्या के जोखिम को भी बढ़ाता है। ऐसे में समाज और आप देखते हैं कि फिर समाज, परिवार और सरकार के साथ ही बच्चों को सही समय पर मन को हिम्मत देती सलाह मिलना बेहद आवश्यक है, क्योंकि किसी एक पीड़ादायी पल में टूटने बिखरने के हालात बन जाते हैं। ऐसे में आशाओं को बल देता परामर्श के स्वरों को हर हाल में खुद को थामने में मददगार बनता है। दूर दराज के इलाकों में बसे परिवारों को परीक्षा से जुड़ी सही जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में समय पर उचित परामर्श मिलने से विद्यार्थी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। परिणाम को लेकर भयभीत होने के बजाय अपनी ओर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। ये आप देखिए कॉलम रहता है, श्री राम के आदर्शों को अपनाएं। ये भारतीयता के पिता पुरुष श्री राम शीर्षक से प्रकाशित आलेख में आचार्य मिथिलेश नंदिनी ने जो यथार्थ लिखा था उसी की बातें हो रही। पढ़ लिया करिए, टिप्पणियां रहती हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की गंभीर चुनौती। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामले में सजा की प्रावधान कठोर किए जाने से ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का इसका विरोध कर रहे हैं। जब इस नए कानून से ड्राइवरों को दुर्घटना की रिपोर्ट करने का दबाव बनेगा, जिससे दुर्घटना स्थल से भागने की बजाय घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी। वैसे केंद्र सरकार के इस आश्वासन के बाद फिलहाल ट्रक ड्राइवरों की ओर से विरोध के स्वर थमे हैं कि नए प्रावधान को चर्चा के बाद लागू किया जाएगा। फिर भी इससे संबंधित विषयों पर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हो गई है। एक बात आप जानते हैं कि और ड्राइवरों की यही शिकायत थी, यही एक तरह से सुझाव भी था कि हम अगर वहां से नहीं भागें तो वो भीड़ जो रहती है ना आक्रोशित, वो हमें मार देगी। और इस संबंध में आप देखिए यूरोपीय देशों से तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत सड़क सुरक्षा के मामले में भी उनसे पिछड़ा हुआ है। अनेक यूरोपीय देशों के सड़क नियमों के मामले में शोध करने पर ज्ञात होता है कि उन देशों में मनुष्य की जान की कितनी अधिक कीमत होती। इंसानी जान को खतरा पैदा करने वाले कारकों के प्रति उन देशों में बेहद सख्त नियम भी हैं। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ सड़कों की हालत भी खस्ता है। पुरस्कारों के पीछे की कलाकारी तंज खसा जा रहा है। दोस्ती और दुश्मनी की क्षणभंगुरता प्रमाणित करते नीतीश कुमार। साकार होगी परिकल्पना। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा को रामराज की आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है। रामराज की परिकल्पना के साकार होने का समय निकट आ गया है। चालू वित्त वर्ष में 7.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया अनुमान। कायम रहेगा सबसे तेज गति से विकास दर का अनुमान। और 296.58 लाख करोड़ रुपए जीडीपी पहुंचने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में। 272.41 लाख करोड़ रुपए रही है जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में। 7.2% थी पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर। 7.8% थी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर। 7.6% थी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर। 7.7% रही चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में विकास दर। ऑर्डर की समय देनी होगी शॉर्ट सेलिंग की जानकारी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है 2.5% तक महंगे हुए टोयोटा किर्लोस्कर के वाहन। 178 अंक बढ़कर सेंसेक्स फिर 72,000 के करीब पहुंचा पार। ऑटो क्षेत्र में बड़ी भागीदारी चाहती एफटीए के इच्छुक। मुफ्त व्यापार समझौते। एनटीपीसी को मिले 10 करोड़ के कर मांगे नोटिस।
एनपीएस में योगदान पर ईपीएफओ के बराबर मिले कर छूट। नहीं बेच सकेंगे बिना वीआईएस मार्ग वाला बिजली का सामान। 22 माह के उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा है। ये आप देखिए वित्तीय सप्ताह 2200, ये आप देखिए 2.759 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। ऑटोमोबाइल में बड़ा उत्पादक और निर्यात बनने की तैयारी में है। 3 महीने के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र की गतिविधि। ये नीलामी में 2 करोड़ रुपए से अधिक में बिकी दाऊद की रत्नागिरी की 2 अचल संपत्तियां। भगौड़े सरगना दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में 31,000 समझौते होने के आसार हैं। 9 साल में 2.5 गुना तक बढ़ गया राष्ट्रीय राजमार्ग। आप देखेंगे 10,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग निर्माण के ठेके देने जा रहे हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। 35,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। एक्सप्रेस वे नेटवर्क ले 10 साल में 1,46,145 किलोमीटर हो गई, 60% बढ़ गई का राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। 3913 किलोमीटर हो गई हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई। 2014 में 353 किलोमीटर थी। 10% रह गई 2 से कम लेन की सड़कों भारत में 2023 तक। 18,540 करोड़ रुपए टोल के तौर पर जुटाए गए एनएचएआई ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान की सीनेट ने आम चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। निर्दलीय सीनेटर दिलावर खान ने ठंड के मौसम और सुरक्षा स्थिति का दिया था हवाला। ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। नेपाल को 1,000 करोड़ नेपाली रुपए का वित्तीय पैकेज देगा भारत। विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा याचना की है। ये नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है। एक खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। आईओए ने रघुराम को अपना सीईओ नियुक्त किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने। अश्विनी वर्ष के सबसे टेस्ट क्रिकेटर की दौड़ में है। भारत को हटाकर नंबर 1 टेस्ट बनी ऑस्ट्रेलिया। आईओए डब्ल्यूएफआई से सहयोग की मांग की है। यूनाइट डब्ल्यूएफआई से भारतीय ओलंपिक संघ सहित सभी हितधारक सहयोग करें ताकि भारतीय पहलवानों को खेल में चल रही अनिश्चितताओं से असुविधा ना हो। जोश हेजलवुड ने कराई ऑस्ट्रेलिया की वापसी। टिटास के बाद सैफाली मंधाना ने कंगारुओं को सिखाया सबक। चलिए आप देखिए, चलता रहता है। ये भी देख सकते हैं। ये आप देखिए भगवान श्री राम का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा से रहा है। युवा अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए उनसे प्रति किस तरह के कौशल सीख सकते हैं। इसमें आप देखिए लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रखें, अनुशासन में रहें, सकारात्मक रहें, आंतरिक संतुलन बना के रखें, विनयशीलता रखें। राम से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। यहाँ भी आप देखेंगे जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। सैमुअल मोर्स और अल्फ्रेड बेल ने विद्युत टेलीग्राफ का प्रदर्शन किया। 1838 में आप देखेंगे आज ही के दिन सैमुअल मोर्स ने अपने सहयोगी अल्फ्रेड बेल के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ग्राफिक सिस्टम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। टेलीग्राफ में डॉट और डैशेज के जरिए संदेश भेजे जाते थे। यह भविष्य में दूरसंचार का आधार साबित हुआ। इतिहास का पहला दर्ज बॉक्सिंग मैच ब्रिटेन में खेला गया था। 1681 में आज ही इतिहास का पहला दर्ज बॉक्सिंग मैच ब्रिटेन में खेला गया था। अल्बेमार्ले के दूसरे ड्यूक क्रिस्टोफर मॉन्क ने अपने नौकरों के बीच मैच करवाया था। और प्रारंभिक मुकाबले में कोई लिखित नियम नहीं थे। मुक्केबाजी के नियम पहली बार 1743 जैक ब्राउन ने पेश किए थे। कपिल की 175 रन की पारी ने विश्व कप अभियान की दी मजबूती।
क्रिकेटर कपिल देव का जन्म 1959 में आज ही के दिन चंडीगढ़ में हुआ था। 1975 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1978 में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट खेला। 1983 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी की। वो 18 जून को टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद पर नाबाद 175 रनों की पारी खेलकर भारत को मुश्किल हालात से उबारा, टीम को जीत दिलाई। कपिल टेस्ट में 5000 से अधिक रन और 400 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। वह राष्ट्रीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। यह पेंटिंग नहीं, मस्तिष्क कोशिकाओं की तस्वीर है। यह कोई कला नहीं है। यह चूहे के मस्तिष्क में सूक्ष्म रक्त प्रवाह की तस्वीर है, जिसमें कई नए उपकरणों में से एक के साथ लिया गया है। यह तस्वीर मस्तिष्क इमेजिंग में उच्च स्तर का विवरण प्रदान कर रहा है। यह तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान से मिली शानदार छवियां। 10 गुना बेहतर है मशीन का रिजोल्यूशन और बताएगा ट्यूमर कैसे उत्पन्न होता है। एंथ्रोवोड्स बालों के कतरे से इतने पतले रुए और मस्तिष्क की कोशिकाएं दर्शाता नीला बेबे। स्थानीय पत्रिका कोशिकाओं की तेजी से अंदर आ रही मस्तिष्क कैंसर के प्रसार को नियंत्रित करने की बात हो रही है। नई उपचार की तलाश की बात भी हो रही है। लाल रंग उस अंतराल का पर न्यूरॉन्स की वृद्धि को दर्शाता है। मेटफॉर्मिन देने से पहले मधुमेह रोगियों में विटामिन B12 की जांच कर लें। B12 की और B12 की विटामिन B की कमी से अवसाद चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये भी सोच में मादा गोरिल्ला चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के चिड़ियाघर में। देखिए, कान की मशीन लंबे समय तक जीने में हो सकती है मददगार, अनुसंधान कह रहा है। $25 का एंटिक ब्रॉन्ज निकला खजाना। बच्चों के हुनर की परीक्षा। जापान में लेखन कला को बेहतर करने के लिए प्रतिवर्ष नए साल के आगमन पर राष्ट्रव्यापी सोलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें हजारों बच्चे अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह तस्वीर टोक्यो के उपनगर निप्पॉन बुडोकन की है, जहां बच्चे सोलेख का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे भाग लेते हैं। पारंपरिक जापानी शैली में एक शब्द या वाक्यांश लेखन के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये मूवियों की खबरें हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए।